ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेतृत्व या फिर लीडरशिप, पार्ट नंबर 1। लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में एक आध लाइन में हम आसान सी भाषा में इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आगे डिटेल में चलते हैं चैप्टर में हमने क्या मेंशन करना है। तो लीडरशिप का मतलब होता है जैसे एक नेता होता है, यहाँ पर हम समझें नेता को हम बोलते हैं लीडर, और नेता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं नेतृत्व, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीडरशिप। तो नेतृत्व या लीडरशिप क्या हो गया? नेता के द्वारा किए जाने वाला कार्य, और नेता को इंग्लिश में लीडर कहा जाता है। तो जैसे एक नेता और उसके पीछे चलने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो नेता उन सभी व्यक्तियों की समस्याओं को हल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, और ये सभी उसके पीछे चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको हम साधारण भाषा में कहेंगे फॉलोअर्स या फिर अनुसरणकर्ता। जो उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो ये सभी अनुसरणकर्ता की समस्याओं का समाधान करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, और अनुसरणकर्ता उसके कहे अनुसार कार्य को करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी कंपनी में हमारे मैनेजर और डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि वर्कर्स की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, और वर्कर भी उनके कहे अनुसार जो कार्य उनको सौंपा जाता है उस कार्य को करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैनेजर जो होता है वो एक लीडर के रूप में कार्य करता है। तो परिभाषा पर आते हैं। फ्रैंकलिन जी मोरे की परिभाषा है नेतृत्व अनुयायियों को, अनुयायी मतलब जो उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, नेता के पीछे चलने वाले व्यक्ति अनुयायी अनुसरणकर्ता कहलाते हैं, फॉलोअर्स कहलाते हैं। तो नेतृत्व अनुयायियों को नेता की इच्छा अनुसार, नेता की इच्छा अनुसार मतलब मैनेजर की इच्छा अनुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। वर्कर को हम काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं, पर कैसे तैयार कर रहे हैं? मैनेजर जैसा चाहता है उसकी इच्छा अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू द फ्रैंकलिन जी मोरे, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू मेक मैन एक्ट द वे द लीडर वांट्स। हाउ द लीडर वांट्स द वर्कर विल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडर। ठीक, अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। और फर्स्ट पॉइंट हमारा है व्यवहार परिवर्तित करने की प्रक्रिया, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। वर्कर का व्यवहार मतलब उसका कार्य करने का तरीका पहले कुछ और था, परंतु अब हमने इसको मोटिवेट किया, वर्कर को अभी प्रेरित किया, वो और ज़्यादा लगन से मेहनत से कार्य कर रहा है। तो नेता उसको प्रभावित कर रहा है, मैनेजर उसको प्रभावित कर रहा है, और जब मैनेजर उसको समझाता है और अच्छे तरीके से उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उससे वर्कर के निष्पादन में सुधार हो जाता है, वर्कर के कार्य करने के तरीके में सुधार हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सेकंड पॉइंट है सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति और कॉमन गोल अचीविंग। जो नेतृत्व है उसका उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति, समूह के उद्देश्य को प्राप्त करना। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कंपनी, कंपनी जिसमें लाखों वर्कर काम कर रहे हैं वो व्यक्तियों का एक समूह है। तो सामान्यतः उद्देश्य क्या होता है लीडरशिप का कि वर्कर, जो हमारे वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी उद्देश्य प्राप्त हो जाए, उनको भी पैसा मिल जाए, और कंपनी को उद्देश्य भी प्राप्त हो जाए, दोनों के उद्देश्य प्राप्त हो जाए। थर्ड पॉइंट है सतत प्रक्रिया और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मतलब लीडर्स का काम ये नहीं होता कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी और साल भर नहीं, बल्कि ये लगातार चलता है। बार बार हमारे को वर्कर को कार्य देना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका समाधान करना है, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। फोर्थ पॉइंट है अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करना, फॉलोइंग बाय द अदर्स। एक नेता होता है और उसके पीछे कुछ व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हम ये कहेंगे कि जिस नेता के पीछे ज़्यादा कर्मचारी चलते हैं, जिस नेता के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वो नेता अच्छा माना जाता है। तो जहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा जिस नेता की बात सुनते हैं, मैनेजर की बात सुनते हैं, वो अच्छा लीडर माना जाता है, अच्छा लीडरशिप माना जाता है। और जिसके पीछे कम कर्मचारी होंगे उसकी लीडरशिप जो है वो कमज़ोर मानी जाएगी। पाँचों पॉइंट है नेता का स्वयं क्रियाशील होना, लीडर हिमसेल्फ शुड बी एक्टिव। नेता जो है इसको खुद उपदेशक ही नहीं होना चाहिए कि बोलता रहे कि आप अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, उपदेश ही ना दे, बल्कि खुद भी उद्देश्य की प्राप्ति में तत्पर हो। मतलब जैसे ही वो सुबह आए और टाइम से आए और टाइम से आते ही वो काम पर लग पड़े, पूरा दिन ईमानदारी से काम करे, तो उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करेंगे, उसको देख के उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो केवल मात्रा में उपदेश नहीं देना बल्कि कार्य स्वयं भी करना है। 6 पॉइंट है परिस्थितियों का ध्यान रखना, ड्यू रिगार्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस।
क्योंकि परिस्थितियाँ लगातार परिवर्तित होती हैं बाजार की, और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमारे को स्वयं को भी तैयार करना है और अपने पीछे चलने वाले वर्कर को भी तैयार करना है। परिस्थितियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। युद्ध के समय अलग परिस्थितियाँ होती हैं, शांति के समय अलग परिस्थितियाँ होती हैं, कंपटीशन बढ़ जाने पर अलग परिस्थिति है, जब हम एकाधिकार की स्थिति में थे तब अलग परिस्थिति थी। सेवेंथ पॉइंट है स्वयं के गुण दोषों की जानकारी, नॉलेज अबाउट द सेल्फ, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑफ सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को खुद के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, मुझ में क्या गुण है, मुझ में क्या कमी है, और अपनी कमी की यदि हमें ज्ञान होता है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास नेता को भी करना चाहिए और फिर उसके अनुसरणकर्ताओं को भी। एट पॉइंट है श्रेष्ठ आचरण या एग्जाम्पलरी कंडक्ट। एग्जाम्पलरी कंडक्ट का मतलब होता है एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना उदाहरण प्रस्तुत करना। हमारा आचरण, यदि हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो फिर हमारे को देख करके हमारे पीछे चलने वाले व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। 9 पॉइंट है सभी क्षेत्रों में आवश्यक रिक्वायर्ड रहता ऑल द फील्ड्स। चाहे हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें, धार्मिक, तो किसी भी जाएँ। तो वाणिज्यिक मतलब कोई कंपनी है उसमें भी मैनेजर चाहिए, राजनीतिक की बात करें वहाँ नेता चाहिए, आर्थिक क्षेत्र पैसे वाली कंपनी है वहाँ भी, सामाजिक क्षेत्र समाज में भी हमें कोई नेता चाहिए। तो कहने का मतलब जो नेतृत्व है उसकी जगह, उसकी आवश्यकता हर जगह होती है। हर फील्ड में हमारे को कोई पथ प्रदर्शक चाहिए होता है, कोई जो हमारा मार्गदर्शन करे ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, कोई आदेश देने वाला व्यक्ति चाहिए होता है हमारे को। 10 पॉइंट है द्विपक्षीय संबंध या टू वे रिलेशनशिप। यहाँ पर जो है हमारा द्विपक्षीय संबंध होता है, हम वर्कर को भी प्रभावित करते हैं और वर्कर हमारे को भी प्रभावित करते हैं। हम वर्कर की समस्याओं को सुनते हैं और वर्कर हमारे आदेशों का पालन करते हैं। अगला है नेतृत्व या फिर नेतृत्व के प्रकृति या फिर नेचर ऑफ द लीडरशिप। पहला पॉइंट है प्रबंधक व अधीनस्थ के बीच व्यक्तिगत स्तर के संबंध, मैन टू मैन रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। नेता और कर्मचारी जो है आपस में मिल कर के रहते हैं, एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ही हमारा संबंध निर्भर करता है, और एक नेता जितना ज़्यादा मिलनसार है, वर्कर से जितना गहरा संबंध उसका होगा वो उतना ही अधिक कामयाब होगा। अगला है नेतृत्व प्रबंध का एक अंग है, समुचित प्रबंध नहीं। मैनेजर को बहुत सारे कार्य करने होते हैं और उन सारे कार्यों में एक कार्य जो है वो लीडरशिप का भी होता है। सो लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बट नॉट एट ऑल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा है नेता संभव को यथार्थ में बदल देता है। लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। संभव को, कि वर्कर्स ये जैसे हम एग्जांपल लें कि वर्कर सभी में ये क्षमता है कि सभी 10 चीज़ें बना सकते हैं, क्षमता है, पर वो लापरवाही करते हैं, कौन बनाए, तनख्वाह मिल रही है, क्यों मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है संभव तो है पर वो कार्य नहीं करते। पर नेता वर्कर्स को समझाता है, अभिप्रेरित इस प्रकार से करता है, ऐसे तैयार करता है कि जो संभव था उसे वास्तव में ही वर्कर करके दिखा देते हैं। अगला पॉइंट हमारा है नेतृत्व एक गतिशील कार्य है। लीडरशिप इज डायनेमिक रिलेशनशिप। पीछे भी हमने पॉइंट पढ़ा, सिचुएशंस, मार्केट की परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, उसके अनुसार ही फिर हमारे को भी उस परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार करना होगा लीडर को, और फिर वर्कर को भी लगातार गाइड करना होगा, उनको भी परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। पांचवा पॉइंट है नेता इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति किसी का अनुसरण करना चाहते हैं। लीडर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल फॉर समवन टू डायरेक्ट। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने की योग्यता तो होती है, परंतु वो चाहते हैं कि उनको कोई ज़रा सा बता दे, कोई गाइड कर दे, फिर वो आगे का काम करेंगे। तो इसलिए वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमने खुद आगे नहीं होना, आप आगे चलो, हम आपके साथ साथ करेंगे, सारा काम हम करेंगे, पर बस आप आगे चलो। तो क्योंकि कुछ व्यक्ति कार्य करने की क्षमता तो है पर वो आगे चलने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। तो उनको चाहिए एक सहारा और बाकी काम वो संभाल लेंगे। अगला पॉइंट है नेतृत्व वह है जो एक व्यक्ति करता है। लीडरशिप इज समथिंग अ पर्सन डस। तो नेतृत्व क्या है, जो एक व्यक्ति करता है। हमने शुरू में पढ़ा नेतृत्व व्यक्ति के द्वारा नेता के द्वारा किए जाने वाला काम है, जबकि नेता एक व्यक्ति और उसके द्वारा किए जाने वाला काम नेतृत्व है। अगला हेडिंग है अधीनस्थों को प्रभावित करने की विधियाँ, वेज टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे नीचे काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको कैसे हम प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू डेविड किपनिस, ठीक है, कुछ पॉइंट उन्होंने हमारे को दिए हैं डेविड किपनिस ने। तो पहला पॉइंट है तर्क या फिर रीज़न देना। टू इन्फ्लुएंस द
दे यूज़ द फैक्ट्स। वर्कर को प्रभावित करना है कि भाई आप ऐसे तरीके से काम करो, तो उनको प्रभावित करने के लिए हम कोई रीज़न देते हैं, कोई कारण देते हैं, उनको बताते हैं भाई फैक्ट, ये तथ्य देते हैं, सूचनाएं, आंकड़े देते हैं हम लोग, दैट ए वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया था और बी वर्कर ने कम काम किया था, इसलिए देखो ए वर्कर को प्रमोशन दे दी गई। उससे पिछले साल ये वर्कर अच्छा था, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको हमने प्रमोशन दे दी थी। तो हम उसको तर्क देते हैं, रीज़न देते हैं कि आप भी अच्छा काम करो, आपको भी प्रमोशन मिलेगी। कुल मिलाकर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके लिए कोई ठोस प्रमाण दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है मैत्री भाव या फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का मतलब ये हुआ, नेता जो होता है वर्कर के साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करता है, फ्रेंड जैसा व्यवहार करता है। अधीनस्थों का ये सहायक होता है। अधीनस्थ मतलब अधीन काम करने वाले वर्कर, मतलब एक अधिकारी के नीचे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको अधीनस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो अधीनस्थ होते हैं उनके हम सहायक के रूप में कार्य करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हम स्थापित करते हैं, अधीनस्थों की प्रशंसा, प्रेज उनकी करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था संयोग या कोलेशन। संयोग का मतलब यहाँ पर ये हुआ, वर्कर लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि वर्कर ये चाहते हैं कि भाई हमारे को ग्रुप में बना दो, 5-6 वर्कर का एक ग्रुप बना दो, हम मिलकर के काम कर लेंगे। अकेले अकेले काम करना है तो कई वर्कर घबराते हैं कि मुझसे गलती हो जाएगी, नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा। जैसे वर्कर जब ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ समझते हैं कि चलो ये मेरे साथ में है, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी हेल्प ले लूँगा। तो ये वर्कर की एक जो है क्वालिटी होती है, उसका एक मनोवैज्ञानिक तत्व ये है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये लीडर होते हैं ये ग्रुप्स बना देते हैं। 5-10 वर्कर का एक ग्रुप बना दिया, उनको एक कमरे में कर दिया, दूसरे वर्कर का एक ग्रुप बना दिया, उनको दूसरे कमरे में कर दिया, ताकि वर्कर अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें और साथ में सही प्रकार से कार्य को कर सके। चौथा पॉइंट हमारा है सौदेबाजी या बार्गेनिंग हम करते हैं। हम वर्कर्स के साथ सौदेबाजी करते हैं उसको प्रभावित करने के लिए कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे, अगर आपका काम बहुत अच्छा सेटिस्फाइड होगा तो आपकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाएगी। तो हम सौदेबाजी करें अगर आपका काम अच्छा होगा, ठीक है, तो हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। बार्गेनिंग भी कई बार हमारे को करनी पड़ती है इसको प्रभावित करने के लिए। पाँचवा पॉइंट है निश्चयात्मकता या फिर असर्टिवनेस। यदि कर्मचारी प्यार की भाषा ना समझे तो कई बार जो लीडर होगा उसे सख्ती का व्यवहार भी कर्मचारी के साथ करना होगा, फाइन लगाना होगा, तनख्वाह काटनी होगी इत्यादि कार्य, ताकि वर्कर अपना पूरा करें। 6 पॉइंट है उच्च अधिकारी या हायर अथॉरिटी। कई बार जो अधिकारी है जो हमारे वर्कर हैं, अगर हमारा कहा हुआ कार्य को पूरा नहीं करते तो हमारे को अपने अधिकार, क्योंकि एक जो मैनेजर है उसके पास तो वर्कर के मुकाबले में ज़्यादा अधिकार होते हैं, और तो हमें उन अधिकारों को डर जो है वर्कर को दिखाना होता है, क्योंकि जो मैनेजर है उसका संबंध जो है वो डायरेक्टर के साथ भी है। तो वर्कर को ये मालूम है कि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो डायरेक्टर से ये रिपोर्ट कर देंगे। मालिकों के साथ भी मैनेजर का संबंध है, ठीक है। तो ये मैनेजर हो सकता है मेरी रिपोर्ट मालिकों से कर दे और मालिक मुझे नौकरी से निकाल दे। तो उच्च अधिकार का डर दिखाकर भी वर्कर को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 7 पॉइंट है अनुमोदन या फिर सैंक्शंस, कि अगर किसी वर्कर ने अच्छा कार्य किया तो उसे इनाम ये दिलवाता है मालिकों से या फिर डायरेक्टर से। अगर उसने कार्य अच्छा नहीं किया तो फिर फाइन भी दिलवाता है, ताकि वो उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकें। अगला है नेतृत्व के प्रकार या तरीके और टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कितने प्रकार की होती है। तो पहला है निरंकुश नेता या ऑटोक्रेटिक लीडर। ये कौन होता है निरंकुश नेता? ऑल राइट्स आर कंसंट्रेटेड विद द लीडर। इसका मतलब ये हुआ, जो निरंकुश या ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ये अपने पास सारे अधिकार इकट्ठे कर लेता है, बोलता है मुझे ही सारे अधिकार हैं। दे थिंक दैट द वर्कर्स आर लेजी एंड डोंट नो टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ऐसा सोचना होता है कि हमारे जो वर्कर हैं काफ़ी सुस्त हैं और वो कोई जिम्मेवारी सहन करने की योग्यता नहीं रखते। इसलिए नेता सोचता है या लीडर या मैनेजर सोचता है कि उसे ही सारे निर्णय खुद ही लेने होंगे। दूसरे प्रकार का जो नेता होता है वो है जनतांत्रिक नेता या डेमोक्रेटिक लीडर। तो जनतांत्रिक नेता कौन हो गया? ही टेक्स डिसीजन बाय द डिस्कशन विद द वर्कर्स। जनतांत्रिक का मतलब जो जहाँ पर जनता का राज होता है, डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ जनता का राज है, मतलब यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो सभी वर्कर से सलाह करके ही कोई फैसला लेता है और ऐसा ही कार्य करता है जो कि वर्कर को भी पसंद हो। अगला है निर्बाधावादी नेता या फिर लेजर लीडर। ये सारे कार्य जो होते हैं ऐसे प्रकार के नेता, निर्बाधा मतलब जो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता,
ये सभी कार्य जो है वर्कर पर छोड़ देता है। कर्मचारी स्वयं ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, स्वयं ही अगर कोई समस्या आती है उसको भी खुद ही हल करते हैं, खुद ही अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, खुद ही वर्कर अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बस केवल नेता उनको कोई सूचना चाहिए वो सूचना देता है, कोई सामान साधन साधन मतलब जैसे कच्चा माल मशीनें चाहिए वो सब कुछ ये नेता उपलब्ध करवा देता है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या अंतर है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को दिया गया अस्तित्व का आधार या बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट की हम बात करें तो संगठित समूह या औपचारिक संगठन के कारण ये बनता है। मैनेजमेंट या मैनेजर्स क्यों, एक मैनेजमेंट या प्रबंधक क्यों बनाए गए, क्योंकि बहुत सारा व्यक्तियों का एक समूह है। संगठित मतलब इकट्ठे हुए हैं। औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक पूरा ढांचा जो बनाया गया है, एक डायरेक्टर इतने हैं, इतने मैनेजर हैं, इतने फोरमैन, इतने सुपरवाइज़र, इतने वर्कर हैं, ठीक है। ये सारा जो स्ट्रक्चर हम एक डायग्राम के रूप में बनाएं तो इसे औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके कारण ही जो डायग्राम में डायरेक्टर के बाद मैनेजर की पोस्ट है तो वो हमारा मैनेजर कहलाएगा उस पोस्ट के अनुसार। लीडरशिप की बात करें तो ये इनफॉर्मल होता है। जैसे कोई 5-10 वर्कर हैं, आपस में दोस्त हैं सभी, और उन्होंने क्या किया कि अपना एक लीडर चुन लिया कि भाई आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है, आप हम सबसे पढ़े लिखे हो तो आप हमारे को गाइड किया करोगे, आप अनुभवी हो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये डायग्राम के रूप में नहीं होता, इसलिए अनौपचारिक संगठन होता है, असंगठित होता है ये। कई बार इकट्ठे होते हैं, कई बार बिखर भी जाते हैं ये। सेकंड पॉइंट है मुख्य ध्येय या फोकस क्या होता है। तो मैनेजमेंट या प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होता है, संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्ति, कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करना, ये मैनेजर का उद्देश्य होता है, अचीविंग द कंपनीज गोल। जबकि लीडरशिप का उद्देश्य क्या होता है, अनुयायियों की अभिलाषाओं को पूरा करना, टू फुलफिल द सबऑर्डिनेट विशेस। नेतृत्व या नेता का उद्देश्य क्या होता है, उसके पीछे चलने वाले जो वर्कर हैं, फॉलोअर्स जो हैं, अनुयायी जो हैं, उन सभी, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कंपनी की स्थिति में सबऑर्डिनेट्स, उनकी इच्छाओं को पूरा करना। थर्ड पॉइंट हमारा है अधिकार या अथॉरिटी। हमारे को औपचारिक अधिकार होते हैं, फॉर्मल अथॉरिटी होती है मैनेजमेंट में। औपचारिक अधिकार मतलब क्योंकि हम उस कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा अधिकार हैं वर्कर के मुकाबले में। जबकि लीडरशिप में क्या होता है, अनौपचारिक अधिकार होते हैं, इनफॉर्मल अथॉरिटी है, राइट इज़ गिवन बाय द वर्कर टू डायरेक्ट देम, गाइड देम। अभी हमने कहा कि मान लो कि हम एक गांव के रहने वाले 10 वर्कर हैं या 20 वर्कर हैं, तो अब हम जब कंपनी में हैं तो हम देख रहे हैं कि ए वर्कर जो है वो हम सब में सबसे पुराना है इस कंपनी में, उसको काफ़ी वर्षों का अनुभव है, 20-30 सालों का अनुभव है इस कंपनी में काम करने का। तो हमने सब ने आपस में उसको एक प्रकार से अपना लीडर बना लिया कि भाई आप कोई समस्या होगी तो आप ही हमारे को गाइड करना। तो जिसके सामने भी कोई समस्या आती है उस व्यक्ति के पास जाता है और वो उनको गाइड करता है। अगला पॉइंट है क्षेत्र या फिर स्कोप। तो मैनेजमेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें सभी चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप आ गई, कंट्रोल आ गया, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह सब आ जाता है। जबकि लीडरशिप का क्षेत्र छोटा होता है, संकुचित होता है, इट्स एन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगला है महत्व या फिर इम्पोर्टेंस। प्रबंध या मैनेजमेंट की आवश्यकता सभी कंपनियों में पड़ती है क्योंकि हर कंपनी में कोई ना कोई मैनेजर होगा, इट्स रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि लीडरशिप की आवश्यकता सब कंपनियों में नहीं पड़ती, हम नेता किसी को चुन भी सकते हैं या नहीं भी चुन सकते हैं, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चर, अगला पॉइंट हमारा है संरचना। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है वो औपचारिक संरचना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि लीडरशिप औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी हो सकती है। अगला है संबंध या फिर रिलेशनशिप। जब प्रबंध की हम बात करते हैं तो हमारा संबंध क्या है, एक प्रबंधक है और एक अधीनस्थ है, एक मैनेजर है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, ठीक है। उसके नीचे वाले को हम बोलेंगे अधीनस्थ, अधीन काम करने वाला, सबऑर्डिनेट। लीडरशिप की बात करें तो वहाँ पर एक नेता होता है और उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं अनुयायी। सो लीडर्स एंड फॉलोअर्स इज द रिलेशनशिप। अगला 8th पॉइंट हमारा है स्थिरता या फिर स्टेबिलिटी। जो मैनेजमेंट है ये ज़्यादा स्थिर प्रकृति की होती है, इट्स स्टेबल इन नेचर, क्योंकि जब तक कंपनी रहेगी तब तक मैनेजर रहेगा, चाहे व्यक्ति एक आके चला गया उसकी जगह नया व्यक्ति आके मैनेजर बन जाएगा। जबकि लीडरशिप जो है ये क्वालिटी अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है। अभी हमने एक व्यक्ति को मैनेजर बना लिया या अपना लीडर मान लिया, कल को हमें उस व्यक्ति के साथ नाराज़गी हो जाती है, उसकी कोई मैनेजर या लीडर हमारी बात नहीं मानता, तो हम उस ग्रुप को छोड़ के अलग ग्रुप बना लेते हैं, उसमें कोई और लीडर चुन लेते हैं अपना, ठीक है।
अगला है शामिल होना या फिर डोमिनेंस। यदि हम प्रबंध की बात करते हैं तो सभी प्रबंधकों में नेता के गुण होते हैं। जितने भी मैनेजर होते हैं उसमें सभी में नेता के गुण होते हैं। हर एक मैनेजर जो होता है वो नेता होता है। नेता की तरह वो अपने अनुयायियों की समस्याओं को हल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, ठीक है। जबकि लीडरशिप की बात करें तो लीडर क्या होता है, हर एक लीडर जो होता है वो मैनेजर नहीं होता। ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर, क्योंकि लीडर जो है, नेता जो है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का भी होगा, वो कोई मैनेजर थोड़ी होगा। अगला है कार्य। तो एक मैनेजमेंट को क्या कार्य करना होगा, हमने पढ़ा कि यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी, नियोजन, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्शन, कंट्रोल और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये सारे कार्य, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जबकि लीडरशिप का काम क्या होता है, नेतृत्व का काम क्या है, वर्क अपने पीछे चलने वाले लोगों को रास्ता दिखाना, उनको सलाह करना, उनको मोटिवेट करना। अगला टॉपिक हमारा है नेतृत्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो गुड्स एंड डोनल के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए गए और उसका एक डायग्राम भी हमारे को दिया गया। देखें राइट साइड पे डायग्राम है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया कि एक रेक्टेंगल हमने बनाया, उसका ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें हमने लिखा एक्सपेक्टेंसी थ्रू द लीडरशिप एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। जो ऊपर वाला पार्ट है वो है 40%, नीचे वाला है 60%। यह है कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन। और जब एक्सपेक्टेंसी थ्रू द लीडरशिप है, इसका मतलब है इंड्यूस्ड बाय द लीडरशिप। और दूसरा है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, वो है सोशल प्रेशर, नीड फॉर द जॉब एंड अथॉरिटी ऑफ सुपरवाइज़र। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, सबसे पहले हम बात करें आधार की, बेस में हमने बोला 60%। इसका मतलब है कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन, कि वर्कर में काम करने की जो क्षमता है वो तो 100% है, परंतु नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 60%। वो नॉर्मली वो अपनी क्षमता का 60% ही यूज़ करता है। क्यों करता है 60%? क्योंकि सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव उसके ऊपर होता है। समाज में मैंने रहना है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं उनके पास मकान है तो मुझे भी मकान चाहिए, उनके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो उसकी समाज में रहते हुए हम लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं, उनसे अच्छा दिखना चाहते हैं, और इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए, और सब कुछ चाहिए तो मेरे को पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, इसके लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरा है नीड फॉर ए जॉब, क्योंकि मुझे नौकरी को सुरक्षित रखना है, बना करके रखना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस डर से मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, कितना, 60%। तीसरा क्या हो गया, अथॉरिटी ऑफ ए सुपीरियर, कि मेरे से बड़ा जो अधिकारी है, मैनेजर जो मेरे ऊपर है, उसके पास ज़्यादा अधिकार है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई वो करवा सकता है, इसलिए मुझे 60% करना होता है। परंतु उसके ऊपर अगला हमने क्या लिखा, 40%। ये क्या है, एक्सपेक्टेंसी थ्रू द लीडरशिप। हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्रू द लीडरशिप, लीडरशिप के द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर, हमारा नेता जो है वो इंड्यूस्ड बाय द लीडरशिप। इंड्यूस्ड बाय द लीडरशिप होता है लीडरशिप से प्रभावित होकर वर्कर अपनी बची हुई 40% क्षमता का भी यूज़ करेगा। मतलब अब 60% तो वो खुद कर रहा था, नेता ने उसको प्रभावित किया, तो बाकी वो 40% बची हुई क्षमता का भी प्रयोग करेगा और पूरी अब 100% क्षमता से काम करेगा। तो इसमें दो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पहला है लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने में सहायक। नेता जो होता है लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर द वर्कर, द वर्कर विल वर्कर द वर्कर्स वर्क विद फुल zeal एंड द टू अचीव द गोल। जब ये प्रभावित करता है लोगों, मतलब हमारे से नीचे काम करने वाले वर्कर को, नेता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसे तरीके से उनको समझाता है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी क्षमता के साथ काम करो। दूसरा है अनुयायियों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक, इट हेल्प्स वर्कर्स टू फुलफिल देयर नीड्स। ये अपने से नीचे काम करने वाले जो अनुयायी हैं, उनके पीछे चलने वाले जो अनुयायी हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करता है। लीडर मेक द पर्सनल रिलेशन विद द वर्कर, वर्कर्स के साथ निजी व्यक्तिगत संबंध ये बनाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फुलफिल देयर नीड्स, प्रोवाइड सेफ्टी, उनको नौकरी में सुरक्षा प्रदान करता है। गिव अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, उनको मौका देता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, आप पैसा कमाओ। गिव राइट टू द वर्क, उनको काम करने का अधिकार प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग, उनको समझता है उनकी भावनाओं को। देन वर्कर ऑल्सो वर्क विथ फुल डिवोशन, और ऐसा सब कुछ हो जाने पर वर्कर भी पूरी क्षमता से काम करता है।